हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोडिजी लर्नर्स। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2020 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज किसे मिला है और इन अलग अलग साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ये सारी बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ में प्रेस करना है बेल आइकन, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, 2020 में नोबेल प्राइज आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में मिला है 3 साइंटिस्ट को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2020 को 3:02 पर नोबेल प्राइज कमेटी ने ट्वीट किया है, ब्रेकिंग न्यूज, द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन अवॉर्डेड जॉइंटली टू हार्वे जेम्स एल्टर, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो यहाँ देख सकते हैं 3 पर्सनैलिटीज हैं, 3 साइंटिस्ट हैं जिनको जॉइंटली ये प्राइज दिया गया है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है इनको। किसकी डिस्कवरी के लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, कहा किसने दिया है? द नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये नेम है इंस्टीट्यूट का जिसने ये प्रोवाइड कराया है नोबेल प्राइज इन तीनों साइंटिस्ट को। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों के नाम है हार्वे जेम्स एल्टर, माइकल हॉक्टन, चार्ल्स एम राइस। ये तीनों नेम्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। किसकी डिस्कवरी के लिए ये भी याद रखना है, तो शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, आगे हम जानेंगे हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे कि इनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन क्या रहा, किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया और हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या इसकी कहानी रही, हम पूरी कहानी जानेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को देखना है लास्ट तक, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस को। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबली इससे 70 मिलियन से ज्यादा केसेस हेपेटाइटिस सी वायरस से मिल रहे थे और पर ईयर आप यहाँ देख सकते हैं 4 लाख डेथ्स आपकी मिल रही थी। कॉमन कॉज क्या था इसका? लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, पूरी चीज बताऊंगा क्या चीज हो रहा है, किसकी वजह से हेपेटाइटिस सी वायरस आपका हो रहा था, क्या बीमारी थी जिसकी वजह से ये 70 मिलियन केसेस ग्लोबली आ रहे थे और उसका नाम रखा गया हेपेटाइटिस सी वायरस। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये किस फैमिली का है, किस क्लासिफिकेशन का है? फ्लेविरिडे एंड हेपेसी वायरस। यहाँ आप देख सकते हैं ये है सिंगल स्ट्रैंडेड, अंदर ये इसका बना हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका जो जीनोम है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके ऊपर आपका एनवलप होता है और यहाँ पर आपके जो लीव्स की शेप्स में दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं आपके प्रोटीन्स। क्या नेम है इनका? E1 एंड E2 डायमर्स। मिडिल वाली जो लीफ आपको दिख रही है ये E1 डायमर है और साइड में जो आपको लीफ दिख रही है ऑरेंज कलर की ये है E2 डायमर। ठीक है, और बीच में यहाँ आपका भरा हुआ होता है, फिल होता है कैप्सिड प्रोटीन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है हेपेटाइटिस सी वायरस का। चलिए समरी जान लेते हैं, शॉर्ट में पहले जान लेते हैं कि इन क्या डिस्कवरी की गई थी, फिर बाद में मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2020 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका? यहाँ आप देख सकते हैं, फाइट अगेंस्ट ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस। ब्लड बोर्न यानी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से जो हेपेटाइटिस हो रहा था लोगों में, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या करा है? खोज की है, डिस्कवरी की है, इसके अगेंस्ट इनकी लड़ाई थी कि ये क्यों हो रहा है, इसका पता लगाया। यही ब्लड बोर्न जो हेपेटाइटिस था यही कारण बन रहा था किसका? यही कारण बन रहा था लिवर कैंसर का एंड सिरोसिस। सिरोसिस मतलब है आपका लिवर डैमेज हो जाना एक तरीके से। तो लिवर डैमेज का और लिवर कैंसर का ये कारण बन रहा था पूरे वर्ल्ड में, जो कि एक मेजर ग्लोबल कंसर्न था जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी था। और इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इस पर वर्क किया और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। इसीलिए इन्होंने क्या करा है, एक ग्रेट अचीवमेंट हासिल किया है। किससे लड़ते हुए? वायरसेस से अगेंस्ट लड़ाई में लड़ते हुए। ग्रेट अचीवमेंट है इनके लिए, ठीक है, हमारे लिए भी है। तो क्या है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ देख सकते हैं हार्वे जे एल्टर्स, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस। इन्होंने क्या करा है? मेड सेमिनल डिस्कवरीज दैट लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोवेल वायरस। क्या किया है इन्होंने? नोवेल वायरस, जो नया वायरस है उसको आइडेंटिफाई किया है, उसका नाम रखा गया हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है,
क्या हेपेटाइटिस सी वायरस से पहले भी कोई वायरस थे इसको सी नेम दिया गया है? हाँ जी हाँ, इससे पहले भी थे। ए और बी वायरस भी इससे पहले हैं। और टोटल मैं आपको बता दूं, टोटल 5 टाइप के आपके हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो ए और बी में सारे डिटेल में बताऊंगा आगे, आप बस बने रहिए। तो इससे पहले हेपेटाइटिस सी वायरस से पहले कौन कौन से वायरस थे? ए वायरस एंड बी वायरस। ठीक है, क्या है, ए वायरस जो है ये इतना आपका खतरनाक नहीं होता है, इसको भी फिर भी ठीक किया जा सकता है। बेसिकली क्या है, ये आपका वाटर जो पॉल्यूटेड होता है उसकी वजह से, अगर आपका फूड पॉल्यूटेड है उसकी वजह से आपका फैल गया। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी था वो किसकी वजह से फैल रहा था? वो ब्लड के ट्रांसमिशन यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम कर रहे थे उसकी वजह से आपका हो रहा था बी वाला। सेम आपका सी वाला होता है। तो डिस्कवरी किसकी की गई है? डिस्कवरी की गई है हेपेटाइटिस सी वायरस की। अब बात क्या थी कि इसकी जरूरत क्यों, मतलब कैसे डिस्कवर हुआ? देखिए, बीवी आपका क्या है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन यानी कोई भी बॉडीली फ्लूइड हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, तो क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा था। अब क्या हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या देखा जा रहा है कि लोगों में हेपेटाइटिस यानी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। केवल 20% लोग आपके सही हो पा रहे हैं, 80% लोगों में प्रॉब्लम बनी रही है। तो ऐसी कौन सी चीज है, ये मिस्ट्री अनसॉल्व थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों बन रही है 80% लोगों में, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। ये मिस्ट्री सॉल्व की है इन तीनों लोगों ने मिलके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली था क्या पूरा आपका। ठीक है, अब इससे क्या होगा, डिस्कवरी से आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा। देखिए, इससे ये होगा कि अब हम इतने कैपेबल हो जाएंगे इनकी डिस्कवरीज की हेल्प से, इनके रिसर्च की हेल्प से, कि हम अच्छे अच्छे टाइप के सेंसिटिव ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हम आपके ड्रग्स बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगी हेपेटाइटिस वायरस की डिजीज को क्योर करने में। यानी कि अब हम इसका क्योर निकाल पाएंगे, इसको सही करने की दवाई हम बना पाएंगे। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है ये। चलिए बात कर लेते हैं इंडिविजुअल अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, अलग अलग इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और उनका बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्वे जेम्स एल्टर। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं इनको, इनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1935 को। ये एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर हैं, वायरोलॉजिस्ट भी हैं, फिजिशियन भी हैं। और 2020 में इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। तो अब ये नोबेल प्राइज लॉरिएट भी बन गए हैं। और अब किसके लिए जाने जा रहे हैं दुनिया भर में? हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए जाने जा रहे हैं। ठीक है, हार्वे जेम्स एल्टन ने अपनी मेडिकल की डिग्री अर्न की थी इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर, न्यूयॉर्क। इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री ली। और उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करी मेडिसिन में। कहाँ से? स्ट्रॉन्ग मेमोरियल हॉस्पिटल रोचेस्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन हॉस्पिटल सिस्टम इन सिएटल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ल्स एम राइस की। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 25 अगस्त 1952 1952 को इन सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में। ये भी एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हैं और अब ये भी नोबेल प्राइज लॉरिएट बन गए हैं, क्योंकि 2020 में इनको भी मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में क्या? नोबेल प्राइज। किसकी रिसर्च के लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस की रिसर्च के लिए। इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री कब की? 1981 में की। ये आपके अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के फेलो मेंबर हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के भी मेंबर हैं ये। और 2002 से 2003 तक अमेरिकन सोसाइटी फॉर वायरोलॉजी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अभी ये 68 ईयर ओल्ड हैं और अभी वर्क कर रहे हैं ये रॉकफेलर यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बात करते हैं माइकल हॉक्टन की। माइकल हॉक्टन ये आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ था 1950 में। ठीक है, यूके से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं माइकल हॉक्टन। इन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है कायरन कॉर्पोरेशन इन कैलिफोर्निया। उसके बाद ये मूव कर गए यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा इन कनाडा। इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री अटेन की थी, इन्होंने अर्न की थी 1977 में। और इन्होंने क्या किया, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। इन्होंने 1986 में हेपेटाइटिस डी के जीनोम को डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, 1986 में हेपेटाइटिस डी के जीनोम को डिस्कवर किया था। साथ में इन्होंने 1989 से 1990 तक काफी सारी इन्होंने स्टडीज अपनी पब्लिश की। ठीक है, किससे रिलेटेड थी वो? आइडेंटिफाइड हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ब्लड में हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज को पता लगाया था
और उनकी ये स्टडीज आपकी पब्लिश हुई थी 1989 से 1990। काफी सारे इनके पेपर और स्टडीज इनकी पब्लिश हुई थी। इनको काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं, इनको काफी अवार्ड भी मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कार्ल लैंडस्नर मेमोरियल अवार्ड 1992 एंड रॉबर्ट कोच प्राइज 1993 एंड द इंटरनेशनल हेपेटाइटिस फाउंडेशन अवार्ड 1998। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी बात हुई तीनों साइंटिस्ट के बारे में, हमने जाना उनके बारे में, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जाना, उनकी स्टडीज के बारे में जाना और उनकी रिसर्च के एरिया के बारे में भी जाना। अब बात करते हैं कि इन तीनों साइंटिस्ट का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या रहा, क्योंकि जॉइंटली वर्क किया है किस पर, हेपेटाइटिस सी वायरस पर, तो इन्होंने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या दिया अपना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हार्वे जेम्स एल्टर की। तो हार्वे जेम्स एल्टर ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस की क्या करी, इन्होंने स्टडी की। क्या करा इन्होंने, इसकी स्टडी की और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कोई एक ऐसा अननोन वायरस है जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस करा रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी और ई। ए इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन हमारी मिस्ट्री क्या थी, पहले मिस्ट्री को जान लीजिए। मिस्ट्री ये थी कि हेपेटाइटिस बी के जो वाले पेशेंट थे, ठीक है, उनको ठीक करने के बाद हम उनका क्या कर रहे थे, ब्लड को यूज कर रहे थे और उस ब्लड को दूसरे पेशेंट्स में क्या करा रहे थे, ट्रांसफ्यूज करा रहे थे। ठीक है, उनके ब्लड को ट्रांसफ्यूज कराए थे जिससे कि उनके अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप हो सके और आपका हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो सके। लेकिन ऐसा करने पर क्या हो रहा था, केवल 20% लोगों ही सही हो पा रहे थे, 20% लोग सही हो पा रहे थे, 80% लोग नहीं सही हो पा रहे थे। तो ये मिस्ट्री बनी हुई थी कि ब्लड के ट्रांसफ्यूज करने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये आपकी बनी हुई है, ये बीमारी बनी हुई है, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे पहले क्या करा, तो हार्वे जेम्स एल्टन ने क्या किया, एक बैंक में जाते हैं, ब्लड बैंक में, और काफी सारे सैंपल्स लेते हैं और इस पर स्टडी करते हैं। तो इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि एक कोई ना कोई अननोन वायरस ऐसा है जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस को कर रहा है, यानी हेपेटाइटिस बी के अलावा भी कोई और ऐसा वायरस है जो लोगों के बीच में, लोगों के अंदर, पेशेंट्स के अंदर क्या है, बना हुआ है और ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है। चलिए, इन्होंने इतना बता दिया। माइकल हॉक्टन ने क्या किया, माइकल हॉक्टन ने क्या करा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी, इन्होंने अनटेस्टेड स्ट्रेटेजी यूज की। क्या करा इन्होंने, न्यू वायरस, वायरस बता दिया किसने, हार्वे जेम्स ने, कि कोई ना कोई वायरस है। उन्होंने क्या करा, माइकल हॉक्टन ने इस नए वायरस के जीनोम को क्या कर लिया, आइसोलेट कर दिया और इन्होंने उस वायरस का नाम रख दिया हेपेटाइटिस सी वायरस, हॉक्टन ने। अब चार्ल्स की क्या बात आती है, देखिए चार्ल्स ने क्या डिस्कवर किया। इतना डिस्कवरी होने के बाद एक डाउट ये बना रहा, एक मिस्ट्री ये बना रहा, क्या ये जो नया वायरस, जो अननोन वायरस जिसको माइकल हॉक्टन ने नाम दिया हेपेटाइटिस सी वायरस, क्या ये वायरस अकेले इतना कैपेबल है कि ये हेपेटाइटिस करा सके। ठीक है, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व किया चार्ल्स एम राइस ने और इन्होंने फाइनल एविडेंस प्रूव कर दे दिया, इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो अकेले, अलोन कुड कॉज हेपेटाइटिस, अकेले आपका हेपेटाइटिस करा सकता है। तो ये इन तीनों साइंटिस्ट के क्या थे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन थे। चलिए बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस है क्या और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए पूरे संसार में ग्लोबल थ्रेट क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों ये जान लीजिए सबसे पहले आप कि हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या है, दो ग्रीक वर्ड को मिला के बना हुआ है। जो हमारा ग्रीक वर्ड होता है लिवर के लिए प्लस ग्रीक वर्ड फॉर द इन्फ्लेमेशन, उन दोनों वर्ड को मिला के बना है हेपेटाइटिस। इसका मतलब क्या हो गया, लिवर इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस का मतलब क्या हो गया, लिवर इन्फ्लेमेशन, जो कि किसको मिला के बना है, दो ग्रीक वर्ड को मिला के बना है। वो ग्रीक वर्ड किस किस के लिए है, लिवर के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए। टोटल आपका वर्ड बन गया हेपेटाइटिस। ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है और आपका एल्कोहल एब्यूजिंग की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है और दूसरा देखिए ऑटो इम्यून डिजीज भी है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपोर्टेंट केसेस हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि 1940 तक क्या हुआ, आपकी दो टाइप की कैटेगरी तो पता कर ली गई थी हेपेटाइटिस वायरस की। यहाँ आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस ए एंड हेपेटाइटिस वायरस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस ए क्या है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, यहाँ आप देखिए, ट्रांसमिटेड बाय पॉल्यूटेड वाटर, आपका जो गंदा अशुद्ध जो पानी है उसकी वजह से, ठीक है, दूषित जो पानी है उसकी वजह से या आपका पॉल्यूटेड फूड की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। और ये देखिए जनरली हैज लिटिल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट, ज्यादा लंबे समय तक ये इम्पैक्ट नहीं रखता है।
इजीली हम इसे कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी के देखिए, ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स, ब्लड के थ्रू या आपकी बॉडी के अदर फ्लूइड के थ्रू ये ट्रांसफर होता है और ये ज्यादा सीरियस थ्रेट कॉज कर देता है पर्सन्स के अंदर, पेशेंट्स के अंदर, और ये क्रोनिक कंडीशन को लीड करता है, लंबे समय तक बना रहता है, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो जाता है, पेशेंट्स को, लोगों को, पर्सन्स को, ह्यूमन बीइंग को हो जाता है सिरोसिस या लिवर कैंसर। सिरोसिस मैंने बताया, सिरोसिस एक तरीका क्या है, लिवर डैमेज के लिए आपका यूज किया गया है, डिजीज का नाम बोल दिया है सिरोसिस। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में इमेज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज हेपेटाइटिस। यहाँ आप देखेंगे द ए बी सी एंड डी ऑफ हेपेटाइटिस, यानी कि टोटल 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का, ई टाइप का। अब यहाँ देखिए आप दूसरे में, व्हाट वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। ए के लिए हम कर पा रहे थे, बी के लिए हम कर पा रहे थे, डी के लिए, ई के लिए, लेकिन सी हमारा मिस्ट्री बना हुआ था जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा था कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के बाद भी पेशेंट में ये प्रॉब्लम क्यों बन रही है। ये मिस्ट्री सॉल्व करी इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस 400 मिलियन केसेस आपके आते हैं, ग्रेजुअल डेथ का रेट देख सकते हैं, ट्रीटमेंट का रेट आप देख सकते हैं। कैसे फैलता है, यहाँ देखिए ए एंड ई, जो आपके हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, ये जनरली आपके ट्रांसमिट होते हैं फूड हाइजीन, कंटामिनेटेड वाटर या सब स्टैंडर्ड सैनिटरी फैसिलिटीज की वजह से। बी, सी और डी हेपेटाइटिस वायरस किसकी वजह से होते हैं, ब्लड की वजह से, आपके ब्लड की वजह से आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं, स्पर्म की वजह से ट्रांसमिट हो सकते हैं, या आपकी बॉडी के दूसरे जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं उनकी वजह से ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हेपेटाइटिस वायरस क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। जो ब्लड बोर्न मतलब यहाँ बोल रहा है ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस, जैसे ही ब्लड बोर्न बोल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए किस किस की बात कर रहा है। ब्लड बोर्न मतलब आपके बी, सी या डी। बी भी आपका ब्लड के ट्रांसमिट की वजह से होता है, ब्लड की वजह से। सी भी आपका ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड की वजह से। डी भी, ठीक है। तो इन तीनों वायरस की बात कर रहा है। ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस मतलब बी वायरस, सी वायरस एंड डी वायरस। ये क्या करते हैं, जनरली लीड कर देते हैं क्या, आपका मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, इसकी वजह से आपके पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। इसी वजह से ये क्या बना हुआ था, ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कंसर्न बना हुआ था, क्योंकि कई लाख लोगों की डेथ हो जाती है इसकी वजह से साल में। ठीक है, इसीलिए एक हेल्थ कंसर्न बना हुआ है ग्लोबल लेवल पर, जैसे कि आपके HIV इन्फेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इमेज में क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोग्रेशन, कैसे कैसे ये प्रोग्रेस करता है, कितना टाइम लेता है, 10 से 30 ईयर्स। पहली इमेज में देख सकते हैं हेल्दी लिवर, बिल्कुल पिंक कलर का आपको दिखाया गया है हेल्दी लिवर। क्या हुआ, क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ, इसका कलर आपका चेंज हो गया, लाइट पिंक हो गया। देन आपका क्या हुआ, और टाइम लिया और आपका क्या हो गया, सिरोसिस, यानी लिवर डैमेज होने लग गया, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि आपका लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो समझ में आया होगा आपको कि ये मेजर कंसर्न क्यों बना हुआ था ग्लोबल लेवल पर, और इस पर रिसर्च करना कितना जरूरी था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कंपैरिजन अमंग डिफरेंट हेपेटाइटिस वायरस। 5 टाइप के मैंने आपको बताए थे, पांचों टाइप के वायरस के बीच में आप कंपैरिजन देख सकते हैं। नेम हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। याद क्या रखना है, क्योंकि अभी डिस्कवरी की गई है हेपेटाइटिस सी वायरस की, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा किसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, फ्लेवी वायरस है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, वायरल जीनोम क्या है, यहाँ देखिए SSRNA, SS मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड। क्या होता है ये, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप यहाँ देखिए ए वाले में आपको क्या दिख रहा है, केवल एक ही स्ट्रैंड दिख रहा है, एक ही थ्रेड दिख रहा है। ह्यूमन का DNA कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जो कि स्पाइरल की फॉर्म में जाता है। याद होगा आपको ह्यूमन का DNA कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, दो आपको थ्रेड्स दिखाई देते हैं जो कि स्पाइरल की फॉर्म में इंटरमिंगल्ड होते हैं एक दूसरे में। ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड, यानी एक ही धागा दिखाई देगा आपको। और दूसरा क्या है, ये RNA बेस्ड वायरस है। ठीक है, RNA बेस्ड, सारे आपके RNA बेस्ड है। केवल हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपका, वो डबल स्टैंडर्ड है और DNA बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। केवल बी जो है आपका वो डबल स्टैंडर्ड है और DNA बेस्ड है, और जिसकी डिस्कवरी हुई है सी की, वो सिंगल स्टैंडर्ड है एंड RNA बेस्ड वायरस है।
क्लासिफिकेशन है फ्लेवी वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस वायरसेस के बीच में कंपैरिजन, जो कि आपके काम में आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं हाउ वाज इट फाउंड, इस वायरस को फाउंड कैसे किया गया और क्या कंट्रीब्यूशन रहा। पहले मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था इंडिविजुअल साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि कहानी स्टार्ट कैसे हुई थी इसकी। यहाँ आप देखिए 1960 में एल्टर, ठीक है, 1960 में एल्टन ने कोलैबोरेट किया, साथ में मिल गए ब्लमबर्ग के साथ। और ब्लमबर्ग को 1976 में नोबेल प्राइज मिल चुका था एक, ठीक है। ब्लमबर्ग के साथ इन्होंने क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया। एंड बाद में एल्टर आपके मूव कर गए यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा और यहाँ इन्होंने वर्क कहाँ पर किया, एक ब्लड बैंक में काम किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर इन्होंने एक ब्लड बैंक में काम किया और बहुत सारे ब्लड के सैंपल्स पर क्या की, इन्होंने रिसर्च की। उन्होंने बहुत सारे ब्लड के सैंपल, लार्ज कलेक्शन लिया और उन पर इन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से इनको क्या पता चला, किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन होने के बाद भी क्यों आपका ये डिजीज आपकी हो रही है, ठीक है। ये डिजीज क्यों नहीं सही हो पा रही है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं तब भी ये डिजीज क्यों हो रही है, इस पर इन्होंने रिसर्च करा। अलग अलग इन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए, काफी लार्ज कलेक्शन लिया और उस पर क्या करा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया ठीक है। तो फाइनली इन्होंने क्या बताया, इनके कुछ इनके कलीग्स भी थे, फाइनली इन्होंने बता दिया कि कोई एक अननोन वायरस है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इन्होंने डिफाइन कर दी। इन्होंने बता दिया एक अननोन वायरस है जिसकी वजह से ब्लड के ट्रांसफ्यूज करने के बाद भी ये हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम आपकी बनी रह रही है, ठीक है। इतना काम किया था आपका एल्टन ने। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, इनके 10 साल के लगातार काम करने के बाद, ठीक है, एल्टर ये नहीं पता कर पाए थे कि वायरस की आइडेंटिटी क्या है। इन्होंने 10 साल तक काम किया, ब्लड के सैंपल्स ले लेके अलग अलग इन्होंने रिसर्च की, इन्वेस्टिगेट किया, बता दिया कोई ना कोई वायरस है, लेकिन ये उस वायरस की आइडेंटिटी को स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे। वायरस की आइडेंटिटी को स्टेबलाइज किया हॉक्टन ने। किसने किया, हॉक्टन ने। तो वायरस की आइडेंटिटी को स्टेबलाइज करने का काम कंप्लीट किया हॉक्टन ने। कहां पर, कायरॉन कॉर्पोरेशन, अब यूएस बायोटेक्नोलॉजी फर्म में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इसकी आइडेंटिटी को बता दिया। यहाँ आप देख सकते हैं हॉक्टन वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द न्यू वायरस इन 1982। 1982 में ही इन्होंने बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटीबॉडीज के बारे में भी बता दिया था। लास्ट पीछे की स्लाइड में मैंने बताया था कि हॉक्टन ने हेपेटाइटिस सी वायरस को तो बता दिया, आइडेंटिफाई कर दिया इन्होंने, और क्या बताया था, इसकी एंटीबॉडीज भी बता दी थी इन्होंने ब्लड के अंदर, ठीक है। तो 1982 में इन्होंने इसकी आइडेंटिटी को क्या करा, स्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद क्या होता है, 1997 में राइस आते हैं। क्योंकि इतना काम होने के बाद एक मिस्ट्री क्या बनी रही थी, मैंने बताया था कि क्या हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले इतना कैपेबल है कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस करा सके, हेपेटाइटिस को करा सके, ठीक है, इसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सके। इस पर काम किया राइस ने, चार्ल्स एम राइस ने। 1997 में चार्ल्स एम राइस ने काम किया, जो कि काम कर रहे थे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया कि हाँ, हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले इतना कैपेबल है कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस करा सकता है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ आप अलग अलग स्टेज देख सकते हैं इमेज में, नॉर्मल लिवर, क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर डैमेज होने लग गया, एंड फाइनली क्या हो गया आपका, फाइनली लिवर कैंसर में डेवलप हो गया, लिवर कैंसर हो गया एंड लिवर फेल हो गया, जिसकी वजह से आदमी की, ह्यूमन बींग की क्या हो जा रही थी, डेथ हो जा रही थी। तो आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, अलग अलग कंट्रीब्यूशन समझ में आया होगा साइंटिस्ट का, और इनका कितना बड़ा योगदान रहा है इस हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी को लेकर, ये भी आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये हम सभी लोगों के लिए क्या है, एक ग्रेट अचीवमेंट है, एक ग्रेट अचीवमेंट है। यहाँ आप देखिए, अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस। ये जो प्राइज दिया गया है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ अब तक आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभी भी लड़ाई चल रही है वायरस के अगेंस्ट। कोरोना वायरस पेंडेमिक पूरे में फैला हुआ है, अभी भी हमारी बैटल जारी है वायरल डिजीज के अगेंस्ट। तो ये लड़ाई थी बेसिकली इन तीनों साइंटिस्ट की, किसके अगेंस्ट, वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो इन तीनों नोबेल लॉरिएट्स ने जो डिस्कवरी की है हेपेटाइटिस सी वायरस की, ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। किसमें, हमारी जो लड़ाई चल रही है वायरल डिजीज के अगेंस्ट, उसमें हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस वायरस की डिस्कवरी में, ठीक है।
अब डिस्कवरी हो गई तो इससे हमें फायदा क्या होगा? यहाँ देखिए, डिस्कवरी तो कर ली, बता दिया आपने, फायदा क्या होगा? देखो फायदा क्या होगा, अब हम सेंसिटिव ब्लड टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें इस वायरस की सारी कैरेक्टरिस्टिक पता है, सारी आइडेंटिटी पता है, हमें इसके बारे में सारी चीजें पता है। अब हम अच्छे से सेंसिटिव, बहुत अच्छे से डीप लेवल पे हम क्या कर पाएंगे, ब्लड टेस्ट कर पाएंगे। और उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, उसकी हेल्प से हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद जो हेपेटाइटिस हो रहा था उसे बोला गया है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ये जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है, इसको हम खत्म कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड में, जो कि क्या करेगा, हमारी ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं इसकी, और क्या मदद मिलेगी इससे? दूसरी मदद हमें ये मिलेगी अब तक के इतिहास में, ठीक है, क्योंकि हमने हेपेटाइटिस सी वायरस की सारी कहानी पता कर ली है, सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक जान ली है। तो अब तक के इतिहास में ऐसा होगा कि अब हम इस हेपेटाइटिस डिजीज को क्योर कर पाएंगे। हम अब इतने कैपेबल हो पाएंगे कि हम इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स बना पाएं, और इस हेपेटाइटिस सी वायरस या बाकी के जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, इसको पूरी दुनिया से क्या करें, जड़ से उखाड़ के फेंक सकें। और ऐसा करने के लिए क्या जरूरत होगा कि अभी हमें काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, किस चीज में? ब्लड टेस्टिंग करनी, हमें फैसिलिटेट करानी पड़ेगी, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, ड्रग्स बनाने पड़ेंगे, तो इसमें हमें एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक इस वायरस की पता है। तो अब हम क्या कर पाएंगे, 3 पॉइंट में समझ लीजिए, सेंसिटिव ब्लड टेस्ट कर पाएंगे हम, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स बना पाएंगे, ठीक है, और फाइनली हम क्या करना है, हमें ब्लड टेस्टिंग परफॉर्म करानी है और ड्रग्स को सभी के लिए अवेलेबल कराना है ग्लोबल लेवल पे, जिससे कि सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी पेशेंट जो इससे जूझ रहे हैं उनको ये दवा मिल सके, और हम इसको हेपेटाइटिस सी वायरस की डिजीज को क्या कर सकें, पूरे वर्ल्ड में से भगा सकें, जड़ से उखाड़ फेंकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।